हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डेली यहाँ पर हमारे चैनल पर रात को 9:30 बजे आपके एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर आपका सॉल्व कराया जाता है। इसके पहले हमारी एक क्लास होती है जो कि संडे स्पेशल होती है, जिसमें हिंदी साहित्य ही होता है। तो उसके बाद आपकी जैसे ही क्लास ख़त्म होती है तो ये आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो आज जैसे आपका थोड़ा समय आपका एक्स्ट्रा हो गया है, वैसे आपकी क्लास का जो समय है वो आपका 9:30 बजे ही आपका है, ठीक है ना। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, पूरे 120 क्वेश्चन आपके होंगे। और हमने कहा भी है कि हम आपको समय समय पर आपको जो जितने भी मॉडल पेपर होते हैं उनको हम रिवीजन भी आपको कराते जाते हैं, ताकि एग्जाम के समय ऐसा ना हो कि हमको एग्जाम के समय पूरे मॉडल पेपर सॉल्व करना है, बीच में जैसे हमको टाइम नहीं मिलता है। जैसे समय शादी आदि का माहौल चल रहा है ना, आपके यहाँ भी ये शादी आदि आपकी होंगी, हमारे यहाँ भी आपके हैं, है ना। तो थोड़ा सा इस वजह से थोड़ा बिजी भी आपके रहते हैं, तो थोड़ा सा रिवीजन भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास बिल्कुल रिवीजन के साथ आपकी रहेगी, बेहतर तरीके से होगी। साथ में हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, जो कि हिंदी साहित्य का कोर्स पूरे 1 साल के लिए, हमने बताया है कि 1 साल के लिए पूरा एक कोर्स आपका है। यानी 2026 में जितनी भी आपकी भर्तियां आएंगी उनके लिए भी आपका जो कंटेंट होगा आपको हिंदी साहित्य में मिल जाएगा। 99 रुपये में आपको, देखिए आपको जो सामने आपको दिया है प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स हो गया, है ना, पीवाई की क्वेश्चन होंगे, आपको टेस्ट सीरीज आपकी हो गई, क्लास नोट्स हो गया, है ना, 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। बाकी हमारी संडे की जो भी क्लास होती है वो भी आपको पीवाई की आपको मिलते रहेंगे। साथ में पूरे 1 साल जो हम आपको पढ़ाएंगे इस हिंदी साहित्य के कोर्स में वो भी आपका ऐड होता रहेगा। तो आप लोग हिंदी साहित्य, है ना, आप सब लोग परचेज कर लीजिएगा। वहाँ पर हमने 3-4 PDF ऐसी हैं जिनके लॉक नहीं लगे हुए हैं, डेमो के रूप में आप लोग वहाँ पर ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ से आपको 3-4 PDF में 10-15 नंबर तो हमारी तरफ से मिलना ही मिलना है पूरी तरीके से, है ना। आपको ऐसे हमने यहाँ पर हर एक PDF से कम 4-5 नंबर तो मिलना है, और हमने यहाँ पर 3-4 PDF है जिसके आपके लॉक नहीं खुले हैं, तो वहाँ से आप लोग जाकर उसको देखिए और परचेज करिए, है ना। 99 रुपये आप लोगों के भविष्य से ज़्यादा नहीं है ना। 99 रुपये एक दिन में खर्चा हो जाते हैं, लेकिन आप लोग 99 रुपये में आप लोग हमारा कोर्स परचेज कर लेंगे तो पूरे 1 साल के लिए साल की वैलिडिटी है। थ्योरी वाले की प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, ठीक है ना भैया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है, प्रवासी के गीत किसकी रचना है। 1 को ऑप्शन देना है, प्रवासी के गीत किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर आपका देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा नरेंद्र शर्मा। जिसका ऑप्शन आ रहा है सी नंबर है नरेंद्र शर्मा, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। इनकी ढेर सारी आपकी रचनाएं हैं, जैसे प्रभात फेरी, है ना, पलाश वन, मिट्टी और फूल, ये इन्हीं की रचना आपकी है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है। यानी कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद की, है ना, एक महाकाव्य है। इसमें देखा जाए कुल आपके 15 सर्ग हैं, जिसमें आपका स्टार्टिंग जो आपकी होती चिंता से स्टार्ट होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा कि जो प्रथम सर्ग आपका है वो चिंता से स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता आपकी नहीं है। क्या कह रहा है, कह रहा है सर जी स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। तो देखिए स्वच्छंदतावाद में होता क्या है, जैसे प्रकृति का पर्यवेक्षण हो गया, प्रेम चित्रण हो गया, कथा गीत आपका हो गया, है ना। यानी यहाँ पर प्रकृति से रिलेटेड, श्रृंगार रिलेटेड, नारी भावना, रहस्यात्मक, ये आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर ब्रज में जो आपका रचना दिया है ये आपकी विशेषता आपकी नहीं है। ये जो आपकी है छायावाद काव्य वो खड़ी बोली में आपकी हुई है। याद रखना है, छायावाद जो आपका हुआ है कहीं ना कहीं स्वच्छंदतावाद ये आपकी किसमें, खड़ी बोली में, ब्रजभाषा में नहीं हुआ है। इसलिए ऑप्शन आपका डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, परिमल किस कवि की रचना है। चलिए साथ ही यहाँ पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है परिमल जो आपका है किस कवि की रचना है। 4 नंबर आपका दिया गया है। और 4 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। बाकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ढेर सारी आपने रचना पढ़ा होगा, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, है ना, ऐसी आपने खूब ढेर सारी आपने रचना यहाँ पर पढ़ी है। नामिका, गीतिका, ये भी आपने पढ़ा है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम रचना का नाम पूछा गया है। तो ये बताना है सर कि सुमित्रा नंदन पंत की जो आपकी प्रथम रचना है वो आपकी इनमें से है कौन। तो आपको बताया गया था सर, आपसे पूछा गया है तो गिरजे का घंटा, है ना। यहाँ पर याद रखना जो गिरजे का घंटा है ये सबसे पहले आपकी 1916 में आपकी प्रकाशित हुई थी। सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है ना, प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। बाकी इनकी रचनाओं में जैसे नौका विहार, एक तारा, युगवाणी, है ना, शिखर भी आपका इसमें आता है। तो इसका आंसर आपका नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, निराला की जो बादल राग कविता का संबंध किससे है। हमने आपको थ्योरी वाले में आपको बढ़ाया था कि निराला की जो बादल राग कविता है ये कविता कैसी है,
तो आप कहेंगे सर ये इसमें प्रकृति के सौंदर्य से जुड़ा हुआ है, यानी बादर राग जो कविता है इसमें प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। हमने आपको बताया था कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से ढेर सारे आपके क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो इसका जो आपका आंसर आपका है डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 8वां सर्ग किसका नाटक है। यहाँ पर देखा जाए सर 7 नंबर में 8वां सर्ग जो आपका है याद रखना है ये आपके सुरेंद्र वर्मा का है। किसका है सर? ये सुरेंद्र वर्मा का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जिसका आपका बनेगा सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आपका 8 आ गया है ध्रुव स्वामिनी नाटक का जो चरित्र है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ध्रुव स्वामिनी आपसे पूछा गया है, हमने कहा सर 8 नंबर दिया गया है और 8 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा सर यहाँ पर जो नाटक का चरित्र है वो आपका है रामगुप्त है। क्या है? यहाँ पर रामगुप्त इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इनके नाटक में पात्रों में जैसे चंद्रगुप्त आपके है ना सिंहरण हो जाएगा, विशाख आपके विशाख है, स्कंदगुप्त स्कंदगुप्त हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका जो बनेगा आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक पूछा गया है, याद रखना उपन्यास नहीं पूछा है, क्योंकि अगर आपसे उपन्यास पूछा जाएगा तो फिर आप लोग जवाब बदल देंगे। लेकिन आपसे पूछा गया हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक क्या है। तो जब हमारे ऐप में आप जुड़ते हैं ना तो वह ऐप में पहले ही PDF में आपको एक मिलेगा हिंदी में कौन क्या है प्रथम, चाहे हिंदी का पहला नाटक हो या उपन्यास हो, हिंदी में क्या हुआ है, किसको क्या पुरस्कार दिया गया, वो सब चीज़ आपको एक PDF उसमें है, सब चीज़ इसमें मिल जाएंगे। तो वहीं पर आपको ये मिल जाएगा हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, ये आपका है कौन है। तो 9 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका हो जाएगा आनंद रघुनंदन। क्या हो जाएगा? आनंद रघुनंदन। दोस्तों इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। 1800 ईस्वी में यहाँ पर लिखा गया था ब्रज भाषा में, ठीक है, रामलीला की पद्धति पर आधारित है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार जो आपके इनमें से कौन है। यहाँ पर देखा जाए तो हमारी यात्रा के जो यात्रा वृत्तकार जो आपके 10 नंबर में वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। याद रखना है लोचन प्रसाद पांडे हैं। क्या हो जाएंगे? लोचन प्रसाद पांडे, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रास है ना नाट्य रासक और लास रूपक कहा है। तो 11 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका आंसर आपका डी हो जाएगा, जो आपका भारत दुर्दशा है। क्या है सर? यहाँ पर जो आपका भारत दुर्दशा है यहाँ पर जो आपका आंसर आपका बनेगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका डी के साथ है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हनुष नाटक के रचनाकार इनमें से कौन है। हनुष नाटक के जो रचनाकार आपके दिए गए हैं इनमें से आपके कौन बनेंगे बताइएगा। यहाँ पर देखा जाए तो सर आपका जो आंसर आएगा 12 नंबर में वो ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना भीष्म साहनी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर? भीष्म साहनी हैं, जो कि हनुष है ना नाटक आपका है। एक कहानी आपने एक और सुना होगा कबीरा खड़ा बाजार में, है ना, कबीरा खड़ा बाजार में, ये भी भीष्म साहनी का नाटक आपका है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजा हंस, ये मोहन राकेश के हैं। तो यहाँ पर याद रखना इसको ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विश्वामित्र नाटक के लेखक इनमें से कौन है। यहाँ पर जवाब देना है और आपसे क्वेश्चन दिया गया है विश्वामित्र नाटक के लेखक इनमें से कौन है। सर 13 नंबर आपका जवाब है। देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका आ गया है बी नंबर, ये उदय शंकर भट्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर? उदय शंकर भट्ट इसका आंसर राइट हो जाएगा। हिंदी साहित्य के प्रमुख एक लेखक भी आपका है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन उलट बासियाँ किसने लिखी हैं। यहाँ पर उलट बासियाँ जो आपका लिखा है वो आपको याद रखना है वो कबीर दास ने लिखा है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, कबीर दास ने लिखा है उलट बासियाँ। जवाब आपका ए नंबर के साथ है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य आपका गलत दिया गया है। यानी 15 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो 15 नंबर में आपसे कह रहा है कि एक ऑप्शन आपका ऐसा है जो आपका गलत दिया गया है। तो भाई उस ऑप्शन को आपको पहचान करना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि भाषा में खरापन आपका है, कहीं कहीं भाषा का गवारू लगती है, साहित्यिक कोमलता है। यही बात आपका गलत है, क्योंकि जब खारापन है, गवारू है, अक्खड़पन है तो भी भैया कोमलता कहाँ से हो जाएगा। हर काम में अक्खड़पन है तो एक ही काम आपका जो दिया गया है कोमलता वो तो होगा नहीं। यानी यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर, ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा। अगला दिया है विशिष्ट द्वैतावाद के जो प्रस्वेता आचार्य हो आपके कौन है। विशिष्ट कौन है तो आपको पढ़ाया गया विशिष्ट आपके राम है। विशिष्ट क्या है? राम है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है निम्नलिखित में से एक युग्म आपका सही सुमेलित है और जो सही सुमेलित दिया गया है उसको आपको जवाब देना है। तो हमने कहा सर रामानुजाचार विशिष्ट होते हैं, द्वैताद्वैतवाद तो शुद्धाचार होते हैं, ये तो आपका होगा नहीं। निम्बकाचार द्वैताद्वैत होते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। माधवाचार दिया है अद्वैतवाद, है ना। तो भैया माधवाचार जो आपके हैं माधवाचार ये अद्वैतवाद हो जाएंगे क्या। माधवाचार द्वैतवाद हैं, है ना। माधवाचार जो आपके हैं वो द्वैतवाद, आपके अद्वैतवाद नहीं है। बल्लवाचार शुद्धाद्वैतवाद हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी देखिए आपका आसान हो गया है ना, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की उक्ति आपकी दी गई है। यानी ये जो प्रश्न दिया गया है, ये पंक्ति आपको दी गई है
कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, या किस आचार्य की उक्ति है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति आपकी है। किसकी है सर? हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये आपकी पंक्ति है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आचरण की सभ्यता के जो निबंधकार आपके हैं इनमें से कौन है? बहुत बार आपने पढ़ा है, हाई स्कूल में भी आपका चैप्टर था आचरण की सभ्यता। और आप बताइएगा सर यहाँ पर जो दिया गया है आचरण की सभ्यता के जो लेखक हैं वो आपके हैं कौन? हाँ बिल्कुल सही है, 19 नंबर दिया गया, 19 को ऑप्शन आ गया बी नंबर। ये हैं अध्यापक जो आपके पूर्ण सिंह दिए गए हैं, जिनको हम लोग सरदार पूर्ण सिंह भी कहते हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह, इन्हीं का कहा जाता है ना, जो कि इनका आचरण नम्रता, दया, प्रेम, उदारता पर केंद्रित आपका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है? यानी सर 20 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 20 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, क्रूरता हो जाएगा। यानी यहाँ पर भ्रमर गीत में भावुकता है, वक्रता है, वाग्दिकता है, लेकिन क्रूरता नहीं देखने को मिलेगी। यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का सर जी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति काव्य का कवि नहीं है? सर 21 नंबर दिया गया और 21 की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कृष्ण भक्ति काव्य में सूरदास का नाम आता है, कृष्णदास का नाम आता है, नंददास का नाम आता है, सर जी सुंदर दास का नाम नहीं आता है। याद रखना है यहाँ पर जो आपके दिए गए हैं सुंदर दास का नाम नहीं आता है, यानी ये जो आपके हैं वो ज्ञानेश्वरी शाखा में एक कवि आपके हैं, है ना, ज्ञानेश्वरी शाखा में आपके हैं, सर्वाधिक शिक्षित रहे हैं। ये जो सुंदर दास रहे हैं सबसे ज़्यादा शिक्षित आपके रहे हैं, याद रखने सुंदर शरीर वाले संत भी रहे हैं। और ये जो दादू का नाम सुने होंगे, दादू के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ध्रुव चरित्र के रचयिता इनमें से कौन है? कह रहा है ध्रुव चरित्र के रचयिता इनमें से कौन है? सर 22 नंबर आपसे दिया गया है और 22 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से सी हो जाएगा, ये नरोत्तम दास आपके हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन आपका सी बनेगा। सगुण भक्ति काव्य के आपके जुड़े हैं, इनकी रचनाओं में सुदामा चरित्र और ध्रुव चरित्र प्रमुख आपके हैं, तो रचनाकार आपके नरोत्तम दास, ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो 84 वैष्णवन की वार्ता का जो संबंध है यहाँ पर देखा जाए तो सर आपका जो आंसर बनेगा वो बल्लभ संप्रदाय से बोलेंगे, है ना। यानी यहाँ पर देखा जाए तो 84 वैष्णव का संबंध जो आपका है यहाँ पर जो दिया गया है वल्लभ संप्रदाय दिया गया है। क्या दिया गया सर? यहाँ पर आपका वल्लभ संप्रदाय दिया है। वल्लभ, क्या इसका और कोई नाम भी आपका होता है? वल्लभ संप्रदाय को हम शायद यहाँ पर देखा जाए तो एक नाम होता है आपका पुष्टि संप्रदाय, है ना, या वैष्णव संप्रदाय, ये भी आपका हो सकता है, वैष्णव, पुष्टि, है ना, वैभव। तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। हो सकता है आपको पुष्टि संप्रदाय मिल जाता, हो सकता है वैष्णव संप्रदाय भी आपको मिल जाता। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है, तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? आपने हमेशा से इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा कि जो आपकी तुलसीदास की भक्ति आपकी है वो कैसी है? दास से भाव की, है ना। यानी तुलसीदास जो आपके हैं भक्ति एक दास बन के करते हैं, यानी सेवक भाव से करते हैं। तो अपने आराध्य प्रभु श्री राम के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हैं, लीन रहते हैं, उनके चरणों में विनय दैन्यता के साथ आत्मसमर्पण रहते हैं। तो इनकी जो भक्ति का स्वरूप है वो सेवक यानी दास भाव का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है, अवधी और ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? यानी इन्होंने अवधी भाषा में भी रचना किया है और सर जी आपकी किस्में तो ब्रजभाषा में भी किया है। तो आपको हमने यहाँ पर देखो पढ़ाया था, जब आपको भक्ति काल में आपको हमने तुलसीदास पढ़ाया था और गोस्वामी तुलसीदास के बारे में बताया था कि सर इनकी जो रचनाएं हैं वो आपके दोनों भाषा में रचना करते हैं, अवधी ब्रजभाषा दोनों में। यानी यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है, रामचरितमानस की भाषा जो आपकी है वो किस भाषा में है? तो याद रखिए जब बात आती है रामचरितमानस की तो रामचरितमानस आपकी कैसी भाषा में है? तो आपकी अवधी भाषा में है। ठीक है, अवधी भाषा में है और ये आपकी ऐसी भाषा थी जो आम लोगों के लिए सुलभ हो सकी है। यानी जो ऑप्शन नंबर आपका दिया है सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है, चंद्रायन किस कवि की रचना है? चंद्रायन जो आपकी है वो किस कवि की रचना है? 27 नंबर दिया है और ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। याद रखना मुल्ला दाऊद की है। किसकी है सर? मुल्ला दाऊद की है। ऑप्शन जो आपका आ गया है डी नंबर, मुल्ला दाऊद आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, पद्मावत किस काव्य में किस भाषा में लिखा गया है? पद्मावत जो आपका है वो किस भाषा में लिखा गया है? यहाँ पर देखा जाए सर पद्मावत के बारे में दिया है, पद्मावत दिया है तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी अवधी भाषा में लिखा गया है ना, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा है। दोहा और चौपाई छंदों से फारसी लिपि में लिखा गया है।
सूफी परंपरा की सबसे पुरानी अवधि कृतियों में से एक आपका माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है अमिट रेखाएं संस्मरण के रेखा चित्र में से कौन है। सर 29 नंबर आपका दिया गया है और आप कहेंगे सर अमिट रेखाएं ये एक संस्मरण है, इसके रेखा चित्र का नाम है सत्यवती मल्लिका। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सत्यवती मल्लिक इसका आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है गेहूं और गुलाब की रचना किस विधा में की गई है। यानी सर 30 नंबर आपका दिया गया और 30 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो गेहूं और गुलाब जो आपकी है किस विधा में है। ये एक रेखा चित्र है। क्या है सर, ये रेखा चित्र आपकी है, जो कि ऑप्शन में आपका इनमें से ऑप्शन देखो डी दिया है, इनमें से कोई नहीं। राम वृक्ष बेनीपुरी का जो गेहूं और गुलाब है ये मूल रूप से रेखा चित्र है, यानी शब्द चित्र संग्रह जिसे कहते हैं। 25 रेखा चित्र इसमें शामिल हैं, समाज की प्रकृति व्यक्तियों की चित्र खींचे गए हैं। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतबद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो रीतबद्ध से दिया गया है। रीतबद्ध में देखा जाए तो आपके जो मतीराम दिए गए हैं, कौन दिए गए हैं सर, यहाँ पर जो मतीराम दिए गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो 31 नंबर दिया है वो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। रीतबद्ध में जो आपके आते हैं मतीराम आते हैं। बाकी रीतबद्ध परंपरा में और भी कवि हैं, चिंतामणि, भूषण, जसवंत सिंह, सुखदेव सिंह, ये आपने नाम सुना होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है घनानंद किस वर्ग के कवि हैं। घनानंद जो आपके हैं वो किस वर्ग के कवि हैं पूछा गया 32 नंबर में। तो सर 32 नंबर का जो ऑप्शन आएगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा। सर ये रीत मुक्त काव्य धारा से जुड़े हैं, यानी यहाँ पर 32 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है बी नंबर है, ये रीत मुक्त से जुड़े हुए हैं। इन्हीं को हम लोग स्वच्छंद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कहते हैं, यानी रीत मुक्त कहते हैं, या इन्हीं को स्वच्छंद काव्य धारा भी कहा जाता है। प्रेम की जो वीरा व्यथा है इसी में देखने को मिलती है। तो भैया आपको याद होगा सुजान नाम की एक नर्तकी से अटूट प्रेम करते थे, है ना। तो यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि रीत काल को श्रृंगार काल जो कहा है वो किसने कहा है। रीत काल को श्रृंगार काल जो कहा है वो किसने कहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का नाम सुना होगा। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने यहाँ पर श्रृंगार काल कहने वाले रहे हैं, यानी कि रीत काल को श्रृंगार काल यहाँ पर दिया है। तो इसका जो आपका आंसर दिया गया है वो सर जी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतकाल ही कहा है ना। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया, देखो हमने आपको रीतकाल के बारे में पढ़ाया है, अलग अलग टॉपिक भी आपको बनाया है, बेसिक की भी क्लासें दिया है, उन सबको आपको देखना है। रीतकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन करना है। सर 34 नंबर दिया गया है और 34 की बात करते हैं तो रीतकाल में अलंकरण की प्रधानता है। रीतकाल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा आपको दी गई है। क्या ये भी पॉइंट आपका सही है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला पॉइंट भी आपका सही है। अगला है रीतकाल में प्रकृति का आलम्बन वर्णन आपका दिया गया है। तो सर 34 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो भैया इसको छोड़ दिया जाए तो सब कुछ तो सही है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो प्रकृति का चित्रण है ना ये आपका नहीं हुआ है। रीतकालीन कवियों ने यहाँ पर चित्रण, उद्दीपन और अलंकारित रूपों को किया है। तो ये आपका इसमें ऑप्शन आपका सही गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई है, जिसके टीकाकार इनमें से कौन है। यानी सर 35 नंबर दिया गया और 35 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर आपका जो आंसर बनेगा वो राइट आंसर हो जाएगा फिरंगी सतसई। यानी फिरंगी सतसई ये फारसी भाषा में लिखा गया है। और यहाँ पर देखा जाए जो आनंद लाल शर्मा है या आनंदी लाल शर्मा दोनों आपको मिलेगा, कहीं कहीं आनंदी मिलेगा, कहीं कहीं यहाँ पर आपको आनंद लाल शर्मा मिलेगा। तो सर ये आनंद लाल शर्मा का आपका जो टीकाकरण है ये लिखा गया है, बिहारी सतसई पर आधारित आपकी है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, जो कि आपकी फारसी भाषा में है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कथानक नामक कृति की विधा क्या है। तो देखिए अर्ध कथानक जो आपका है ना बनारसी दास द्वारा लिखित ये आपकी है और ये इनकी क्या है आत्मकथा है। क्या है, अर्ध कथानक आत्मकथा है जो बनारसी दास द्वारा आपकी लिखी गई है, याद रखना है ना। और इसे हिंदी की प्रथम आत्मकथा कहा जाता है। यहाँ पर अगला देखो दिया गया है नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। यानी सर 37 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 37 नंबर का जो ऑप्शन आएगा वो आपका बी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। याद रखना है नव जागरण का जो अग्रदूत कहा जाता है वो हरिश्चंद्र को कहा जाता है। याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इनकी रचना देखा जाए प्रेम सवर, प्रेम माधुर है ना, प्रेम तरंग, सतसई, श्रृंगार, होली, ये ढेर सारी इनकी रचना है। अगला देखो दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है।
यानी भारतेंदु ने एक पत्रिका संपादित किया था और इस पत्रिका का नाम आपका है क्या। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका 38 नंबर दिया है और 38 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा वो इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा सर बाला बोधनी। क्या हो जाएगा, बाला बोधनी आपका आंसर ए नंबर है, राइट हो जाएगा बाला बोधनी इसका आंसर आपका बनेगा, ठीक है ना। और ये 1974 में पत्रिका प्रकाशित की गई थी। बाकी इनकी और भी रचना है, कवि वचन सुधा भी आपकी है जो 1973 में हुई थी, लेकिन इनमें जो ऑप्शन दिया है वो ए नंबर है। चलिए जुकाम भी हो गई है। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी नवरत्न के लेखक आपके हैं कौन। हिंदी नवरत्न के जो लेखक हैं वो आपके हैं कौन, 39 नंबर दिया है। तो हिंदी नवरत्न के लेखक आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा, तो ये आपके मिश्र बंधु हैं। क्या हैं, मिश्र बंधु। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा, मिश्र बंधु इसका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखना है। मिश्र बंधु विनोद जो आपके रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी के साथ है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास है ये लिखा गया है जो आपके सुमन राजे हैं। कौन है, डॉक्टर सुमन राजे हैं, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सुमन राजे के द्वारा लिखा गया है। बाकी जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें आपको पढ़ने को ये मिलेगा अच्छी तरीके से, जो प्लेलिस्ट में है वहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक इनमें से आपके हैं कौन। देखो 41 नंबर आपका दिया गया है और 41 की अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका दिया गया है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर दिया है, यहाँ पर याद रखना और मत समझिएगा हिंदी साहित्य के इतिहास मॉडर्नाक्यूलर लिटरेचर हिंदुस्तान बोलने लगो। यहाँ पर जो लिखा है ये आपके पादरी एडविन ग्रीप्च का है, याद रखना। इसका जो आपका आंसर दिया है ये पादरी जी का आपका है ना, जो कि स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा है ना, और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, तो सर ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मुक्ति बोध की आत्मकथा के लेखक इनमें से कौन है। मुक्ति बोध की आत्मकथा के जो लेखक है वो आपके हैं कौन, यहाँ पर 42 नंबर दिया और 42 का ऑप्शन हो जाएगा विष्णुचंद्र शर्मा। सर जी क्या हो जाएगा, विष्णुचंद्र शर्मा, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नई कविता और अस्तित्ववादी के लेखक इनमें से कौन है। नई कविता और अस्तित्ववादी के जो लेखक इनमें से कौन है यहाँ पर देना है। चलिए भाई चलिए यहाँ पर देखा जाए नई कविता और अस्तित्ववादी के जो लेखक है वो आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला दिया गया है कि अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना आपकी कौन सी है। कह रहा है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना आपकी कौन सी है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका दिया है 44 नंबर में, वो आंसर हो जाएगा भरतेसर बाहुबली रास। याद रखना है ये आपको मिलेगा आदिकाल की, जब रचना पढ़े हुए आदिकाल में तब उसमें सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य आपके आते हैं। तो भैया यहाँ पर याद रखना है जो भरतेश्वर बाहुबली रास है ये अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की आपकी रचना है और जो आपके सालभद्र सूरी के द्वारा ये रचित की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है। चलिए यहाँ पर देना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सी रचना तुलसीदास की है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा सर कौन है, यहाँ पर बरवय रामायण जो आपकी है। कौन है, बरवय रामायण जो आपकी है, बरवय रामायण है ये तुलसीदास की है, याद रखना है। अवधी भाषा में और बरवय छंद में आपकी लिखित की गई है, बरवय है ना, बरवय अवधी का अपना एक छंद है, याद रखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता पूर्वक लड़ाइयों का वर्णन जो मिलता है वो सर किस में मिलता है। तो ये मिलता है परमाल रासों में। किस में मिलता है, परमाल रासों में मिलता है। आला या इसको आला खंड बोलते हैं, इसी को हम लोग परमाल रासों बोलते हैं। 1230 में जगनिक ने इसकी रचना किया था। आला खंड में आला और उदल नामक दो वीर सरदार थे, उनका वर्णन इसमें आपको मिलता है, याद रखना है। अगला है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। चलिए स्वयंभू को कहते हैं क्या, यहाँ पर बताना है। आपका जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। यानी देखो आपसे दिया गया है कि सर जी जो आपके दिए गए स्वयंभू, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा कौन सा, डी नंबर है। स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि, ऑप्शन डी हो जाएगा। विभाव अनुभाव संचारी योगादृश्य निष्पत्ति सूत्र की साचारिका है। तो याद रखना जब आपको रस पढ़ाया जाता है तब आपको ये पढ़ाया भी जाता है ना, रस में जैसी चैप्टर आप पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा। ये आचार्य भरत मुनि के द्वारा ये सूत्र दिया गया है। 48 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यानी विभाव अनुभाव संचारी भाव इन सब के संयोग से जो रस की निष्पत्ति होती है उसी को रस कहते हैं। अगला है आपसे कह रहा है महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत क्या है। तो 49 नंबर दिया गया है और महिम भट्ट के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का नाम है अनुमानवाद। क्या नाम है, अनुमानवाद है, यानी आपका आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, अनुमानवाद हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दिया गया है ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित कह सकते ग्रंथ है। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है।
देखिए 50 नंबर दिया है और 50 की अगर बात कर लेते हैं तो सर आपका जो आंसर बनेगा वो डी हो जाएगा, ध्वनि से हो जाएगा। हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एलटी ग्रेड का सॉल्व कराया था, वहाँ पर आपको हमने पढ़ाया भी है, ठीक है ना। तो आपको प्रीवियस ईयर या हम जितनी भी क्लासें आपको देते हैं उनको आप पढ़ते चलिएगा। यानी एक आनंदवर्धन के बारे में हमने बताया था कि आनंदवर्धन द्वारा ये रचित ग्रंथ है जिसको बोलते हैं ध्वन्यालोक, ठीक है ना। ये जो आपका ग्रंथ है वो किसका है, तो आपके आनंदवर्धन का है और ये आपके ध्वन्यालोक ध्वनि से संबंधित है। यानी आनंदवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक ग्रंथ में ध्वनि को काव्य का विशिष्ट तत्व बताया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है। 51 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो साथ ही याद रखना है यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र का हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र, इसका आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है। तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति पूछा गया है। याद रखना नई कविता में जो देखने को मिलता है वो उन्मुक्तता मिलता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर दिया गया है 52 नंबर में वो ऑप्शन आपका हो जाएगा उन्मुक्तता। यानी नई कविता या भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहते हैं जिनमें परंपरागत कवियों में से आगे नए भावों को अभिव्यक्त करती है ना, नए मूल्यों को करती है, नए शिल्प प्रधान का अन्वेषण करती है, तो उनको ये कहा जाता है। और इसको प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता जो नवीन द्वारा विकसित हुई है, तो इसलिए ऑप्शन आपका बी बनेगा। संसद से सड़क तक के रचनाकार जो आपके हैं इनमें से कौन है। यहाँ पर देखा जाए 53 नंबर में तो सर याद रखना है आपके धूमिल आपके हैं। संसद से सड़क तक ये कवि धूमिल की रचना है, याद रखना है। इनका जो वास्तविक नाम था वो सुदामा पांडे था ना, सुदामा पांडे था। और अगला देखो दिया गया है नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था। यहाँ पर 54 नंबर दिया है और 54 का ऑप्शन आपका बनेगा तो जी संपूर्ण रचना कर्म के लिए। किसके लिए मिला था, 1992 में नरेश मेहता को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी कि संपूर्ण रचना कर्म के लिए दिया गया था, है ना। यानी किसी विशेष के लिए नहीं दिया गया, संपूर्ण इन्होंने जीवन में साहित्य सेवा किया उसके हिसाब से इनको मिला था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि धर्मवीर भारती की काव्यकृति कनुप्रिया में किसका वर्णन हुआ है। धर्मवीर भारती की काव्यकृति कनुप्रिया में किसका वर्णन हुआ है, ये देना है। तो देखिए 55 नंबर दिया है और 55 का ऑप्शन हो जाएगा राधा के नवीन रूप का वर्णन हुआ है। किसके बारे में, यानी कृष्ण की प्रिया जो आपकी राधा की भावना, संवेदना, प्रेम के विभिन्न आयाम है ना, उनका वर्णन हुआ है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला है ताई कहानी के लेखक इनमें से कौन है। यहाँ पर देना है आपसे कह रहा है कि ताई कहानी के जो लेखक वो आपके हैं कौन। सर जी 56 नंबर दिया गया है और 56 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, ये विशंभर नाथ शर्मा है। क्या है, याद रखना है ताई कहानी के जो लेखक आपके हैं वो विशंभर नाथ शर्मा, इसका जो आंसर दिया है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है। झबरा कुत्ता जो आपका है, झबरा कुत्ता ये प्रेमचंद की जो कहानी थी पूस की रात, है ना, पूस की रात। तो यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो सजीव बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। पूस की रात कहानी का ये पात्र आपका रहा है, याद रखना है। पूस की रात में झबरा कुत्ता, हल्कू, मुन्नी, है ना, ये आपको मिलेंगे। अगला दिया है इनमें से शिव मूर्ति की कहानी आपकी नहीं है, यानी 58 नंबर दिया गया है। तो 58 नंबर में याद रखना है शिव मूर्ति की कहानी में अकर्मक क्रिया नहीं आती है, यानी ये सर रचना है, अकर्मक क्रिया व्याकरण नहीं है, याद रखना। अकर्मक क्रिया ये शिव मूर्ति की कहानी नहीं है। तो इसका जो आपका आंसर दिया है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसके जो आपके रचनाकार हैं, अकर्मक क्रिया के जो रचनाकार हैं वो सेरा यात्री आपके हो जाएंगे, सेरा यात्री, ये आपका होता है शॉर्टकट में नाम होता है। अगला है कि अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं। देखो दिया है अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सर अपने कहानी पढ़ा होगा पुरस्कार कहानी, तो पुरस्कार कहानी में सर याद रखना है जयशंकर प्रसाद की कहानी है और इसमें पात्र जो अरुण और मधुलिका आपके हैं, यहाँ पर आंसर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है दामुल का कैदी के लेखक आपके कौन है। देखो दामुल का कैदी के जो लेखक हैं यहाँ पर 60 नंबर में और राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो सर जी इसका जो आपका आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, ये आपके प्रेमचंद हो जाएंगे। यानी दामुल का कैदी के जो लेखक आपके हैं वो मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद की और भी कहानियां हैं जैसे पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, मंत्र, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, सवासार गेहूं, है ना, आत्माराम ठाकुर का कुआं, पूस की रात, नमक का दरोगा, ये ढेर सारी आपकी है ना, कफन, ये निके हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है रुकोगी नहीं राधिका, ये उपन्यासकार आपसे पूछा गया है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार इनमें से कौन है। तो 1 की अगर बात करें, मतलब 61 नंबर की बात कर लेते हैं तो सर आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये उषा प्रियंवदा है। क्या है, उषा प्रियंवदा, यानी ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मैथिली सेनगुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है। यानी सर 62 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सर 62 नंबर के इनमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए 62 नंबर है,
चलिए याद रखना है कि मैथिली शरणगुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है, यानी इसमें नायिका पर फोकस आपका नहीं है। तो याद रखना है जिसके नायक लक्ष्मण आपके हैं, यानी ये सर आपके कौन थे, पंचवटी थे। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा कि पंचवटी में नायिका प्रधान नहीं है, पंचवटी नायक प्रधान है। यानी ये जो रचना आपकी है वो नायक प्रधान आपकी है, नायक प्रधान आपकी रचना है। यानी सर जी पंचवटी जो आपकी है, पंचवटी जो आपकी रचना है इसमें नायक लक्ष्मण है। यानी यशोदा में महात्मा गांधी गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का वर्णन है ना, हर चीज में कहीं ना कहीं आपकी स्त्रीलिंग है, लेकिन इसमें नायक जो आपकी प्रधान है वो आपकी लक्ष्मण है। ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नायक प्रधान आपके है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि मैथिली शरणगुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। यानी यहाँ पर देखा जाए सर जी 63 नंबर में, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 63 नंबर में, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, साकेत में किया है। यानी यहाँ पर समझिएगा कि मैथिली शरणगुप्त ने इतिहास में उपाक्षित नारी पात्र यानी उर्मिला की बात हुई है। साकेत में याद होगा कि लक्ष्मण की पत्नी थी उर्मिला, ठीक है नहीं, याद है कि नहीं, आपको याद है या पहली बार पढ़ रहे हैं? तो याद रखना है लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला थी, है ना, लक्ष्मण की जो पत्नी थी उर्मिला, ये साकेत नामक पुस्तक में है और इनके बारे में पूरी तरीके से आपको जानकारी है। ये ऑप्शन आपका डी के साथ हो जाएगा। कह रहा है सर जी चाक उपन्यास की लेखिका आपकी कौन है? चाक उपन्यास की जो आपकी लेखिका है वो आपकी सर जी इनमें से है क्या? यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? 64 नंबर आपसे पूछा गया है। तो 64 नंबर की बात कर लेते हैं तो चाक उपन्यास की लेखिका मैत्री पुष्पा है। कौन है? मैत्री पुष्पा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैत्री पुष्पा, ए नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो जी क्वेश्चन दिया गया है इलाचंद जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? सर 65 नंबर की बात कर लेते हैं तो जहाज का पंछी, है ना, ये आपके इलाचंद जोशी का उपन्यास है जहाज का पंछी। ये किस श्रेणी में आपका है? यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर ये आत्मकथात्मक श्रेणी में आता है। किसमें आता है? तो आत्मकथात्मक श्रेणी में आता है। यानी आपका जो आंसर बनेगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मकथात्मक। इसका आंसर राइट हो जाएगा जहाज का पंछी, इलाचंद जोशी। कह रहा है सर जी दहेज और बेमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में उठाई है? यहाँ पर देखा जाए सर आपके 66 नंबर में, तो आपका जो आंसर बनेगा वो डी हो जाएगा, निर्मला में आपको मिलेगा। किस में मिलेगा सर? यहाँ पर याद रखना है कि प्रेमचंद्र ने अपने उपन्यास निर्मला में दहेज और विवाह, है ना, यानी बेमेल विवाह की समस्या को दिखाया है। तो याद रखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। सर जी सेवा सदन में आपका है क्या? तो सेवा सदन में जो वैश्यानी होती हैं, वेश्या जीवन, जो आपका वेश्या जीवन आपका होता है, वेश्या जीवन वो आपका दर्शाता है, याद रखना है। अगला मैला आंचल के उपन्यासकार इनमें से क्या है? यानी मैला आंचल उपन्यास के लेखक आपके हैं कौन? मैला आंचल दिया है तो मैला आंचल आपका फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण किया गया है? तो देखो भैया यहाँ पर 68 नंबर दिया और 68 का ऑप्शन हो जाएगा त्याग पत्र जो आपका है। यानी यहाँ पर देखा जाए त्याग पत्र किसका है? जैनेन्द्र कुमार का है। किसका है? तो आपके जैनेन्द्र कुमार का है, ये जैनेन्द्र कुमार का है, याद रखना है जैनेन्द्र कुमार का आपका हो जाएगा, है ना। और याद रखना है मृणाल नामक एक भाग्यहीन युवती थी, उनकी आत्मपीड़ा का इसमें चित्रण किया गया है। यानी उपन्यास का जो प्रकाशन है 37 में आपका हुआ था। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? तो हमने बताया था कि कुछ आपकी ऐसी रचनाएं हैं जो भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आपकी बनी हैं, जिनमें से कुछ आपकी रचना में से जैसे आपका सजी दिया गया है, तमस दिया गया है, आधा गांव दिया गया है और कर्मभूमि है। लेकिन झूठा सच जो आपका दिया है वो सर आपकी यशपाल की है। किसकी है? झूठा सच जो आपका है यशपाल का है। तो ये विभाजन पर आधारित आपका उपन्यास है, यहाँ पर नहीं होगा, याद रखना है। क्लियर हो गया है? तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, याद रखना। इसमें राजनीतिक वगैरह इसमें आपका हुआ है, इसमें जो तत्कालीन राजनीतिक समस्या वगैरह थी इस पर आपका है। अगला दिया है श्रीलाल शुक्ल की जो रचना है वो आपकी कौन है? श्रीलाल शुक्ल की जो आपकी रचना है यहाँ पर देखा जाए तो सर राग दरबारी है। यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा कि राग दरबारी जो आपका है ये श्रीलाल शुक्ल का आपका है, याद रखिए श्रीलाल शुक्ल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और भी इनकी रचनाएं हैं आदमी का जहर, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का संत, पहला पड़ाव, है ना, मकान नंबर 76 ये इन्हीं की आपकी हैं। लाल टीन की छत के लेखक आपके हैं कौन? तो सर ये जो आपके हैं निर्मल वर्मा है। कौन है? निर्मल वर्मा आपका आंसर राइट हो जाएगा, निर्मल वर्मा। इनके द्वारा कई उपन्यास आपको बताया भी गया है ना, निर्मल वर्मा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। रजिया बेगम किसकी रचना है?
रजिया बेगम किसकी रचना है? रजिया बेगम किसकी रचना है, यहाँ पर जवाब देना है। तो सर रजिया बेगम जो आपका है किशोरी लाल गोस्वामी का है। किसका है? रजिया बेगम जो आपका है ये सर आपका देखा जाए तो रजिया बेगम, जिंदे की लाश, है ना, ये शीश महल, ये लीलावती, है ना, ये जो आपकी हैं ये किशोरी लाल गोस्वामी। ऑप्शन नंबर आपका बी के साथ है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है आखिरी चट्टान रचना के लेखक आपके कौन है? सभी को वेलकम है, सभी का स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आखिरी चट्टान रचना आपसे पूछा गया है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? आखिरी चट्टान रचना के लेखक कौन से हैं? तो सर जी याद रखना ये आपका आंसर हो जाएगा मोहन राकेश हैं। कौन है यहाँ पर? आखिरी चट्टान रचना के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं? यहाँ पर देखा जाए तो मोहन राकेश यात्रा व्रत से जुड़ी है ना, इनकी रचनाएं जो आपकी हैं यात्रा व्रत से आपकी जुड़ी है, याद रखना है। तो आंसर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। अमृत राय की एक रचना बहुत पूछी जाती है, कलम का सिपाही, क्या बोलते हैं सर? कलम का सिपाही बोलते हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ए नंबर हो जाएगा। हिंदी भाषाई राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? तो हिंदी भाषाई राज्य के अंतर्गत कौन सा आपका नहीं आता है, यहाँ पर जो आपका आंसर देना है वो आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। चलो चलिए बहुत अच्छे, मतलब कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हो रहा है, सुधार हो रहा है। देखो सुधार होगा, हिंदी साहित्य है, 15-20 दिन आप मेहनत करोगे तो आपकी सुधार आ जाएगा पहले से, है ना, क्योंकि अब आप थोड़ा सा लेवल की तैयारी कर रहे हैं। देखो हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है, तो हमने कहा हिंदी के अंतर्गत आपके 10 राज्य हैं, लेकिन इसमें जो महाराष्ट्र है सर ये मराठी बोली जाती है, यानी ये तो आपके मराठी में आपका आ जाता है ना, तो ये इसका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? डी के साथ हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा और इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? यानी सर देखा जाए तो आप कहेंगे 343 है, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में आपकी बोली जाती है? तो सर उत्तर प्रदेश में जो आपकी बोली जाती है ना, तो आप कहेंगे सर कन्नौजी बोली आपकी है। यहाँ पर देखा जाए तो कन्नौजी आपका आंसर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। बांगरू तो आपकी इसमें आएगी नहीं, हरियाणा साइड में आपकी चली जाएगी, है ना। बुंदेली आपकी बुंदेलखंड में आपकी चली जाती है, हड़ौती राजस्थान में चली जाती है, बांगरू हरियाणा में चला जाता है। सर ये कौन सी प्राचीन भाषा आपकी नहीं है? तो सर यह प्राचीन भाषा आपकी नहीं है, यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर जो पंजाबी है ना ये प्राचीन भाषा में नहीं आती है, अब ब्रज प्राकृत संस्कृत ये आपकी आती है, इसको ऑप्शन डी बनेगा। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? ये ग्रामर पोर्शन है ना, आपके 60 क्वेश्चन जो आपकी इसके पहले क्लास में कराए गए तो उसमें ग्रामर पूरा था, लेकिन जब आपका सेकंड पार्ट आता है उसमें आपको ग्रामर पोर्शन ज्यादा होता है, यानी लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपको ग्रामर ही आपको मिलेंगे। बिल्कुल फटाफट बिल्कुल आज सॉल्व हो जाएगा। पंजाब में हिंदी का प्रचार किया था किसने? तो श्रद्धा राम फुल्लौरी, ऑप्शन आपका बी बनेगा। हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या जो आपकी है कितनी है? तो याद रखना है हस्त स्वरों की संख्या 4 होती, छोटा, बड़ा, छोटी और ऋषि, यानी ऑप्शन आपका बी बनेगा। निम्न में से दंत वर्ण आपका कौन सा है? यानी ऐसे वर्ण को बोलने पर क्या होता है मालूम है कि जीभ आपके दांत को स्पर्श जरूर करती है ना। और सजी यहाँ पर देखा जाए तो जीभ आपके दांत को करेगी, यानी ता वर्ग, और ता वर्ग में सजी आपका सा भी तो होता है, इसमें सजी आपका सा भी तो आपका होता है ना, ता तो होता ही होता है, बाकी सजी आपका सा भी आपका इसमें आपका होता है ना, यानी उस व्यंजन सा का भी उच्चारण स्थान आपका इसी होगा, तो ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। सजी अनुनासिक वर्ण क्या है? पंचमा अक्षर अनुनासिक वर्ण होता है, और पंचमाक्षर कौन सा है? तो आप कहेंगे सर सी नंबर इसका हो जाएगा। एक हमने मैराथन क्लास आपको दिया एलटी ग्रेड के लिए, एलटी ग्रेड का कंप्लीट सिलेबस की मैराथन 4 घंटे की आपकी है, जो कि हिंदी के ग्रामर पोर्शन को कवर करती है, उसको आप प्लेलिस्ट में से देख लीजिएगा। सजी यशोदा हरिपाल ने झुलावे हलरावे दुलरावे और जोई सोई कुछ कुछ गावे, तो सर जी ये आपसे रस पूछा गया है, तो यशोदा मैया है और झुलना है ना, झुला रही हैं, यानी सर्वासल आंसर है, बी नंबर हो जाएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो अद्भुत रस का सर स्थायी भाव क्या होता है? यानी आप 83 नंबर दिया गया है, तो आप कहेंगे अद्भुत का सर जी आपका विस्मय होता है। क्या होता है? अद्भुत का सर जी विस्मय आपका होता है। ठीक है, दूसरे के उत्कर्ष को ना सहकर उसकी निंदा करना, यानी जब कोई व्यक्ति बढ़ रहा होता है तो भैया उसके उत्कर्ष को नहीं देख पाता है ना, उसकी और निंदा करने लगता है, यानी सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जवाब आपका डी हो जाएगा। असूया कहते हैं, क्या बोलते हैं यार रखिए, किस प्रकार का संचारी भाव है? तो ये असूया होता है, यानी 84 का आंसर आपका हो जाएगा। उत्कर्ष को ना सहकर उसकी निंदा करें, यानी असूया जानते हो, असूया आपने शब्द पढ़ा तो है, लेकिन इसका एक और अर्थ होता है ईर्ष्या। क्या होता है? ईर्ष्या होता है। अब तो मन आ गया ना, आप जान गए सर जी ईर्ष्या जो होता है ना, ईर्ष्या को ही असूया कहते हैं। याद रखिए ऑप्शन आपका डी बनेगा। कह रहा लट लटकान मनोमत मधुप गण मादप मधुपिये, पंक्ति में आपसे वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ला वर्ण यहाँ पर है, मा वर्ण आपका सजी यहाँ पर आपका दिया गया है, और सजी यहाँ पर देखा जाए तो ला मा और सजी कुछ है क्या यहाँ पर? वो कुछ दिख रहा है, कहेंगे दो ही आपकी चीजें हैं, ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा।
नीर भरे नैना रहे तौना प्यास बुझाए। यानी आपके आंखों में अगर आंसू आ रहे हैं तो क्या आपके आंखों में आंसू आने से आपको प्यास बुझ जाएगी? बुझ जाएगी क्या भाई? नहीं बुझेगी। कोई मछली है अगर वो तालाब में है, पानी में है, फिर भी प्यासी है। यानी आपने ये भी उदाहरण पढ़ा होगा कि पानी बिच मीन प्यासी, पानी बिच मीन प्यासी मुहि सुन सुने आवे हंसी, है ना। यानी यहाँ पर कारण है, यानी यहाँ पर क्या है, कारण मौजूद है फिर भी काम नहीं हो रहा है। यानी सर पैसे आपके पास हैं लेकिन फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि जुगाड़ अच्छा नहीं है। तो सर ये क्या होता है, विशेष होता है, यानी सर ये विश्रुक्त अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा, ठीक है ना। और इसका उल्टा होता है, विभावना होता है कि कारण ना हो काम हो जाए, यानी आपका पैसा महीना देना पड़े और काम हो जाए। बिन पैर सुने बिन काना, है ना, बिन पैर, है ना, बिन कान सुने बिन काना, यानी बिना कान के सुन पा रहा है, बिना पैर के चल पा रहा है, वो विभावना होता है। लेकिन सर जी यहाँ पर पानी है फिर भी आपको प्यास बुझाई नहीं पा जा रही है, पानी है फिर भी मछली प्यासी रह जा रही है, वो विश्रुक्त होता है। बाकी होते हैं पहले शब्द से शुरुआत होती है और अंत भी आपका उसी शब्द से होता है, उसी शब्द से। तो ये बनती कैसे है सर जी? इसमें आपके दोहा और रोला होते हैं। क्या होते हैं? याद रखना है कि दोहा और रोला को मिलाने से आपकी बनती है। यानी पहले 4 चरण दोहा के और अंतिम के 2 होते हैं रोला के होते हैं, है ना। तो ये आंसर आपका ये हो जाएगा। सर जी सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है? तो सोरठा दोहे का उल्टा होता है, और जब दोहे का उल्टा होता है तो आपको याद है कि पहले और तीसरे में 13 होती है दोहे में, और दूसरे चौथे में 11 होती हैं। तो जब सजी उसका उल्टा करोगे तो वो आपकी पंक्ति बदल जाएगी, और जब पंक्ति आपकी बदल जाएगी यानी आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। सर जी मतयंगंद, मदनी मत गयंद में कितने वर्ड होते हैं? हमने आपकी एक नोट्स भेजा था, टेलीग्राम पे भेजा था, वहां पर आपको ये मिला होगा, टेलीग्राम पे हमने भेजा है, नहीं देखा है तो आप जरूर जाइएगा। याद रखिए इसमें 23 वर्ड आपके होते हैं। कितने होते हैं सर? याद रखना है कि छंद में 7 भगण होते हैं और 2 गुरु के क्रम में 23 वर्ण होते हैं। ये आंसर आपका सी हो जाएगा। ये वर्णिक छंद है, यानी यहाँ पर वर्णों की गिनती होती है, इसलिए सर इसको वर्णिक छंद कहते हैं। सर जी कह रहा है कि निश्चल का संधिच्छेद आपसे पूछा गया है कि निश्चल का सही संधिच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा? 91 की अगर हम बात कर लेते हैं तो याद रखना है यहाँ पर जो दिया है निधन छल, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, निधन चल इसका हो जाएगा, निश्चल दिया गया है। सत धर्म दिया है तो सत धन धर्म होता है, और सत धन धर्म होता है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए ध का परिवर्तन आपकी एक इसमें ता में होगा, व्यंजन संधि राइट हो जाएगा। सूक्ति का संधिच्छेद पूछा गया है तो सुधन उक्ति होता है, यानी छोटा की मात्रा, छोटा की मात्रा, बड़ा की मात्रा हो जाएगी। तो सर ये आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी सूक्ति जिसको ऑप्शन आ रहा है ये राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा की मात्रा है यानी सर यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि राइट हो जाएगा। क्लियर है? द्वंद्व समास में कौन सा पद आपको प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। प्रत्यंग की समास का उदाहरण आपका है, यानी आपसे पूछा गया प्रत्यंग। अब आप ये बताइए कि सर जी प्रत्यंग समास पूछा गया है, प्रत्यंग, तो आप इसको तोड़ सकते हैं क्या? कहेंगे जरूर तोड़ सकते हैं। प्रति निकलेगा, यानी इसका पहला शब्द प्रति निकलेगा, और प्रत्येक अंग दिया है, यानी प्रत्येक अंग दिया प्रति हो जाएगा उपसर्ग, और आपका आंसर आपका बहु समास है, राइट हो जाएगा। त्रिशंक होना इसका अर्थ क्या होता है? त्रिशंक होना इसका सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा सर? 96 नंबर दिया है। त्रिशंक होना यानी किसी और का न रहना, किसी और का न रहना, यानी आपका आंसर सजी बी के साथ है, राइट हो जाएगा। किसी और का न रहना बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है भई गति सांप छछूंदर केरी, इस लोकोक्ति का सजी सही अर्थ इनमें से क्या होता है? यहाँ पर देना है कि भई गति सांप छछूंदर केरी, इसका सही अर्थ इनमें से सजी क्या हो जाएगा? यहाँ पर देना है। तो हमने कहा सर यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा दुविधा में होना। क्या होना सर? दुविधा में होना, यानी जब एग्जाम पास में आ जाता है तब आप दुविधा में हो जाते हो कि यार हम क्या करें, मैथ आती नहीं है, ग्रुप डी हम नहीं देंगे, हिंदी थोड़ा बहुत आती है लेकिन साहित्य नहीं आती, हम ये नहीं देंगे, फिर आप कहोगे दूसरा टारगेट ले लेते हैं, इस परीक्षा को छोड़ ही देते हैं, यानी फिर आप ऐसी दुविधा में आपको हो जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, घाट घाट का पानी पीना। अब आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, हमसे ज्यादा आपको जानकारी होगी क्योंकि आप हर सब्जेक्ट के ज्ञाता हैं, हर सब्जेक्ट के आप ज्ञाता हैं, और साथ में हर जगह आपने पढ़ाई भी किया है, यानी घाट घाट का पानी पीना, यानी सर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा अनेक क्षेत्रों का अनुभव हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है सर? अगला पॉइंट दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव आपका नहीं है? तो हमने कहा जहां भी चांद की बिंदी आपको मिल जाए वो तद्भव होता है, तो ये तद्भव आपका है, ये भी तद्भव है, और कान भी है, अधर नहीं आपका होगा, यानी सर ये ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो दिया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है?
तो तत्सम नहीं है। हमने कहा देखो जहां रा लगा हो, देखो रा लगा है, यहाँ भी रा लगा है सर जी। पनिप है और आपका पंख दिया गया है, यानी सर 100 की बात करते हैं तो पनिप जो आपका दिया है पानिप, ये तद्भव नहीं है, ये सर तद्भव नहीं, ये तत्सम आपका है। तो याद रखना इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन, सॉरी तत्सम नहीं है, यानी ये तद्भव आपका है, आंसर आपका सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दिया है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर डी भी दे रहे हैं। पंख होता है कीचड़ होता है, पंख जो आपका होता है वो कीचड़ होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा तत्सम आपका नहीं है, यानी तत्सम नहीं है तो आप कहेंगे सर गायक है, नायक है, शावक है और उपखान दिया गया है। और खा जो आपका है अधिकतर आपको मिलता नहीं है, यानी खा जो आपका दिया है वो तो अधिकतर आपको मिलता नहीं है, यानी खा शब्द आपके तद्भव में ज्यादा से ज्यादा मिलता है, क्योंकि खा का परिवर्तन छा में तत्सम में आपको मिलता है। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मध्यम पुरुष का उदाहरण क्या है, मध्यम पुरुष में क्या होता है, यू यू योर्स होता है, इंग्लिश में आपने जो पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सर आपका जो आंसर आपका आएगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर, तुम हो जाएगा, है ना। अगला दिया है स्त्रीलिंग शब्द जो आपके होते हैं किन के नाम होते हैं। तो स्त्रीलिंग की जब हम बात कर लेते हैं तो स्त्रीलिंग में देखा जाए तो सर यहाँ पर देश का नाम, पर्वतों के नाम, वृक्षों के नाम, नक्षत्रों के नाम, यानी जो ऑप्शन आपका दिया गया वो आपका डी हो जाएगा। सर नक्षत्रों के नाम जो आपके हैं वो आपकी स्त्रीलिंग होते हैं। निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग की पहचान करना है। पक्षी कैसा है ना, पक्षी कैसा है, आप कहेंगे सर यही इसका आपसे जवाब हो जाएगा। रास, चील, कुर्सी आपकी स्त्रीलिंग में हो जाएंगे। शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर सर ये बहुवचन बन जाएगा। तो शुद्ध के अंत में अगर जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, तो शुद्ध जन, यानी जन जोड़ दिया जाए तो सर आपका बहुवचन बन जाएगा। अगला दिया है किसी शब्द में गण का प्रयोग बहुवचन नहीं बनाया सकता है, यानी गण का प्रयोग अगर इनमें से हम करें तो सर यहाँ पर देखा जाए तो वो आपके नेतागण, देवी गण नहीं होता है ना, देवी गण नहीं होता है, यानी ऑप्शन आपका बी बनेगा। जिसका संबंध अध्यात्म से है उसके लिए शब्द क्या होता है, तो जिसका संबंध सर अध्यात्म से होता है ना उसे कहा क्या जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो सर आध्यात्मिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं मुमुक्ष, क्या बोलते हैं सर, मुमुक्ष बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा सी नंबर, यानी रखने वाला आपका दिया है तो छोटा ओ की मात्रा जरूर बनेगा, मुमुक्षा मत लगा दीजिएगा, याद रखना इसको, ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उपकार को ना मानने वाला, उपकार को ना मानने वाले को कहा जाता है कृतघ्न, क्या बोलते हैं कृतघ्न। अगर होता है उपकार को मानने वाला तो कृतज्ञ हो जाएगा। अगला दिया है निष्कपट शब्द में उपसर्ग आपसे पूछा गया है। निष्कपट दिया गया है तो हमने कहा सर इसका जो उपसर्ग आप निकालते हैं तो निस निकलेगा, क्या निकलेगा सर, निस निकलेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला है मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, तो आर्द्रता का विलोम इनमें से क्या बनेगा। सर आर्द्रता का विलोम होता है शुष्क होता है ना, क्या होता है सर, शुष्क होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है विलोम शब्दों में से अनुचित जोड़ा आपसे पूछा गया, यानी इनमें से जो अनुचित आपका दिया है वो आपका है कौन। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है लभ्य का अलभ्य हो जाएगा, शेष का शेष दिया है, शेष का तल हो जाएगा। सर शिष्ट का दिया है परशिष्ट, क्या दिया है, शिष्ट का दिया गया है परशिष्ट दिया गया है। तो हमने कहा सर जी शिष्ट परशिष्ट नहीं होता, शिष्ट का अशिष्ट होता है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो गलत हो जाएगा, अशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि जड़ का विरुद्धार्थी शब्द इनमें से क्या है, यानी जड़ का विलोम जो होता है, जड़ का जो विलोम होता है वो चेतन होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला है शशक पर्यवची जो आपका है वो किसका है, शशक पर्यवची जो होता है शशक, ये कहा जाता है खरगोश कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित युग्म में सही अर्थभेद आपको जांचना है। जगत जननी और जगत जयी, यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर ये कहा जाता है जगत जननी कहते हैं जगदम्बा को, और जगत जयी जो कहते हैं, जगत जयी कहते हैं वो विश्व विजेता को कहते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है भवती गमिष्यति का हिंदी में अनुवाद क्या है, यानी 17 नंबर आपका दिया गया है। तो भवती गमिष्यति हिंदी में जब इसको करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, आप जाएंगी, भवती गमिष्यति यानी आप जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन क्या मैं पढ़ूं का संस्कृत में अनुवाद क्या है। यहाँ पर देखा जाए सर आपका जो आंसर आपका बनेगा वो आपका हो जाएगा क्या, क्या मतलब आपका हो गया किम, मैं अहम पठानी, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सही क्या बन जाएगा, डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखना है मैं पढ़ता हूँ, है ना, बहुवचन में पठामा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक वचन है इसलिए आपका किम अहम पठानी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कालिदास की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन है। सर यहाँ पर कालिदास की रचना की बात करते हैं तो मालवी का अग्निमित्रम, ऋतु संहार, प्रियदर्शी तो आपका है नहीं, हर्षवर्धन का है, तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला देखो दिया गया क्वेश्चन दिया गया है मुझे इच्छा अस्त में सप्तमी का आधार क्या है, यानी सर 120 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर मुझे इच्छा अस्थि में सप्तमी का आधार यहाँ पर वैषयिक होता है, क्या होता है सर, वैषयिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो राइट आंसर आपका सी के साथ यहाँ पर हो जाएगा, वैषयिक आधार आपका माना जाता है।
तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से 120 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। साथ में हमने कहा भी है सर जी कि आप लोग अगर हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, है ना, और देखिए हिंदी साहित्य में समय देखा जाए तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, साथ में केवीएस की परीक्षा हो गई, बिहार से भी रिलेटेड कुछ लोग यहाँ पर हैं, है ना, और साथ में आपके एलटी ग्रेड के हैं और भी यहाँ पर परीक्षाएं आपकी हैं, है ना, उन सब के लिए आपके है। तो हिंदी साहित्य अगर आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी साहित्य लिए स्पेशल आपका है। हमने कहा कि आप लोगों के लिए स्पेशल कोई कोर्स नहीं बनाया है, ये स्पेशल कोई कोर्स आपका हो 999 में या आपका 2000 या 2100 रुपये में, ऐसा कोई कोर्स आपका नहीं है। अगर स्पेशल आपका कोर्स होता तो उसमें हर एक चीज़ होती है, इसमें ग्रामर होती, उसमें सब कुछ होती। ये हमारी जो आपकी पीडीएफ है स्टैंडर्ड पीडीएफ है जिसमें से हिंदी साहित्य कवर होगा। और इसमें हिंदी साहित्य में एक खास बात है कि आपको प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स मिलेंगे, यानी आपको ऐसे होंगे कि आप अगर आप लोग नए बिल्कुल हैं तो भी आप लोगों को देखेंगे कि क्या पूछा गया क्या नहीं पूछा गया। जितना भी आपको पूछा गया है या पूछा जा सकता है वो हमने हाईलाइट कर दिया है। दूसरी बात 3D नोट्स आपको होगा, कवि और रचनाएं आपको मिलेंगे, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी होगी। साथ में यहाँ पर देखो जीवन परिचय हमने दिया है, लगभग 30 जीवन परिचय आपको लिया है। 30 जीवन परिचय में आपका पूरा हिंदी साहित्य कवर हो जाता है। यानी उसमें आप देखो नोट्स तो मिल ही रहे हैं, आपको प्रिंटेड नोट्स मिल रहे हैं, लेकिन आपको जीवन परिचय एक ऐसा होता है कि जीवन परिचय में आपको पूरी जीवनी मिलेगी, उनकी कोई रचना है उनकी रचना के बारे में भी जानकारी आपको मिलेगी, कौन सी रचना कब प्रकाशित हुई थी, कौन सी रचना को क्या मिला है। तो ये संपूर्ण जानकारी अगर हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो जीवन परिचय का ज्ञान होना जरूरी है। साथ में टेस्ट सीरीज भी आपकी है, और टेस्ट सीरीज से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आप कोई भी एग्जाम जैसे आप लोग टेक्स्ट बुक से जाते हैं, टेक्स्ट बुक में आप लोग जाते हैं, वहाँ पर आप लोगों से 299, 399, 499, 599 ऐसा आपका लिया आता है। वही टेस्ट सीरीज हमारे ऐप में ऐड कर दी गई है, उसका चार्ज हम खुद अपनी तरफ से देते हैं और वो हम आपको फ्री देते हैं। यानी कोर्स जैसे आप परचेज करते हैं तो 10 रुपये आपके कटते होंगे, है ना, यानी वो हमारा उसी में है, आपका 99 रुपये ही पे करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो टेस्ट सीरीज में आपको ऐसे एलटी ग्रेड हो गया, आपका टीजीटी पीजीटी आपका हो गया, साथ में आपका केवीएस की परीक्षा आप दे रहे हैं तो भी इसमें टेस्ट सीरीज आपकी ऐड है। आप यूपी टेट का पेपर देंगे तो भी इसमें टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। यूपी टेट में आपका सेकंड पेपर आपका है तो भी हो जाएगा, सीटेट है आपका है फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर तो भी इसी में आपको मिलेगा। यानी शिक्षक भर्ती रिलेटेड हर एक चीज़ें आपको इसी मिलेंगे। बाकी और भी आपके हैं रेलवे से, बैंक से, है ना, स्टेट लेवल से, यूपीएससी लेवल के सब टेस्ट सीरीज इसी में आपको मिल जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज देखिए आपको इसी में आपको मिल रही है। साथ में यहाँ पर देखो पीवाई की प्रश्न आपके हैं, 2000 क्वेश्चन भी आपके हैं। लगभग अभी तक हिंदी साहित्य के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे हाई लेवल हो चाहे लो लेवल हो, सब कुछ इसी में आपका है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, 99 रुपये आपको पे करना है। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि।